एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की इकाई 3 जो कि है मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित। हम इस इकाई में मुद्रा और बैंक के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तैयार है आप सभी पूरे उत्साह और जुनून के साथ? अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस यूनिट को देखते हैं। ये यूनिट फ्रेंड्स 6 नंबर की आ रही है, मतलब 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 2 नंबर का हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, 1 2 3 क्या सीक्वेंस है? 1 2 3, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन। तो मैंने 2 और 3 नंबर को ध्यान में रखकर ही इसमें पॉइंट लिखे हैं। साथ ही साथ मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जिससे आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो इस 20 से 25 मिनट की वीडियो में आपके 6 नंबर यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, तो ध्यान से इसे देखना। पहला क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उन्हें आपको तैयार करना है, और इसके अगर कोई और क्वेश्चन भी आपको लगता है आने जैसा तो आप उसे जरूर अच्छे से तैयार करना, और उसे समझने में कोई समस्या आए तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ये तो केवल हमारी एक सहायता कर रहा है। मतलब कि हमने पूरी कोशिश की कि आपके ये इनमें से ही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कभी हमने जैसे 6 क्वेश्चन बताए हैं आपको, 6 में से आपके कभी 4 क्वेश्चन आ गए या 2 क्वेश्चन आउट चल गए तो आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते हो। इसलिए हम बार बार आपसे कहेंगे कि आप इन क्वेश्चन को तो ध्यान से देखो, साथ ही साथ अपने स्तर से भी किसी क्वेश्चन को जज करो और उसे तैयार करो। ठीक है फ्रेंड्स, अब वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ देखो। लिखा है, 2 पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐच्छिक, वैधानिक व पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। ऐच्छिक मतलब इच्छा से, वैधानिक मतलब कि कानूनी रूप से, और पारस्परिक मतलब दोनों की सहमति से जो हस्तांतरण होता है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। यह विनिमय 2 प्रकार का होता है, वस्तु विनिमय जिसे प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं और मुद्रा विनिमय जिसे अप्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। अतः विनिमय का प्रारंभ वस्तु विनिमय द्वारा हुआ। विनिमय मतलब लेन देन, क्रय विक्रय का काम कैसे शुरू हुआ? तो क्रय विक्रय का काम सबसे पहले वस्तु से हुआ और वस्तु के बाद मुद्रा से हुआ। आज वर्तमान युग में हम मुद्रा मतलब पैसा देकर वस्तु को खरीदते हैं, आज वस्तु के बदले में वस्तु नहीं खरीदते हैं। ठीक है, फिर लिखा है, इस प्रकार एक वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा प्राप्त करने के कार्य को वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तुओं के हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में दोनों वस्तु के उत्पादक स्वयं उपस्थित होकर अपनी वांछित वस्तु का हस्तांतरण करते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। ठीक है, अब इसकी 2 समस्या है। पहला दोहरे संयोग का अभाव और दूसरा है सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। इसका अर्थ है यहाँ पर कि वस्तु विनिमय में 2 ऐसे व्यक्तियों का मिलना जो अपनी अपनी वस्तुएं देकर एक दूसरे की वस्तुओं को ग्रहण करना चाहे बहुत कठिन है। जैसे वस्तु विनिमय में ऐसा होता था फ्रेंड्स कि यहाँ पर राम और श्याम 2 व्यक्ति है, राम के पास चावल है और एक के पास गेहूं है। अब राम इसको चावल चाहिए और इस व्यक्ति को चाहिए गेहूं, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने गेहूं देकर, जैसे एक बार फिर देखो, इस व्यक्ति को चाहिए गेहूं और इस व्यक्ति को चाहिए चावल। ठीक है, तो यहाँ तो ये दोनों एक दूसरे की वस्तु को खरीद के अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे, लेकिन अब हुआ ऐसा कि ये जो बी है या मोहन या श्याम जो भी है, अब इसके पास चावल है लेकिन इसको गेहूं नहीं चाहिए, इसको गेहूं की जगह कोई दूसरी चीज चाहिए, तो ये ए के पास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में से किसी दूसरे के पास जाना होगा। ये बोल रहा है दोहरे संयोग का अभाव, मतलब कि 2 पक्षों के बीच वस्तु का क्रय विक्रय होता है लेकिन यहाँ दोनों ही पक्षों को एक दूसरे की वस्तु पसंद आ जाए ऐसा संभव नहीं होता। अगला है यहाँ पर सर्वमान्य मूल्य का मापक। वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाई यह है कि वस्तुओं के मूल्य मापने के लिए कोई सर्वमान्य मापक नहीं है, अतः किस वस्तु के बदले कितनी वस्तु दी जाए इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। आज हमें पता चल जाए 10 रुपए की वस्तु है, 20 रुपए की, 30 रुपए की, या 100 रुपए की है, या 50 रुपए की 1 किलो है, 20 रुपए की 1 किलो है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर किसी के पास 1 मुट्ठी या 1 सेर चावल है तो उससे चावल की कीमत वो किस हिसाब से ले, या एक व्यक्ति गेहूं ले रहा है दूसरा चावल दे रहा है तो किस हिसाब से दे, कोई मापक नहीं थे वहां पर कि 1 किलो चावल के लिए कितने किलो गेहूं मिलेंगे, जबकि चावल महंगा होता है गेहूं सस्ता होता है, तो ऐसे कोई मूल्य नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर फ्रेंड्स,
मूल्य संचय का अभाव, 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 पॉइंट बताए हैं। मतलब बचत की असुविधा। वस्तु विनिमय में भविष्य के उपयोग के लिए धन का संचय नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वस्तुओं के खराब होने की संभावना बनी रहती थी। वस्तुओं के मूल्य में भी परिवर्तन होते रहते थे। मुद्रा विनिमय ने यह असुविधा को दूर कर दिया। व्यक्ति ज्यादा समय तक वस्तु को संचय करके इकट्ठा करके नहीं रख सकता था, क्योंकि उसके खराब होने का भय बना रहता था। तो मुद्रा ने इस समस्या का समाधान कर दिया। आज व्यक्ति के पास अगर वस्तु ज्यादा है तो उसे बेच के पैसा रख लेगा, लेकिन पहले किसी व्यक्ति के पास वस्तु ज्यादा थी तो उसे जगह जगह जाना पड़ता था कि किसको उसकी वस्तु चाहिए और वो बदले में अपनी वस्तु देकर क्या खरीद ले। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ वस्तु विनिमय का अर्थ और इसकी सीमाएं या कठिनाई या बाधाओं से संबंधित पूरा हो जाता है। अब दूसरा हम यहाँ देखेंगे मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा के कार्य। तो पहले मुद्रा मतलब मनी देख लेते हैं। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है। इस प्रकार मुद्रा ऐसी वस्तु है जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है एवं जिसके अध्ययन से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की वस्तु को खरीद एवं बेच सकता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन गया है। मुद्रा कौन सी भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा का शब्द है मोनेटा। मुद्रा लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है। मुद्रा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अर्थात मुद्रा से मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तु को खरीद एवं बेच सकता है। और इसकी एक परिभाषा दी गई है कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है, मतलब इसके अंदर आपको मुद्रा के कार्य बताने हैं। तो यहाँ मुद्रा के कार्य कितने बताए गए हैं? 2 कार्य, प्राथमिक और सहायक। अब मैं चाहती तो मुद्रा के कौन से भी 2 पॉइंट लिख देती, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य बताइए तो इसलिए मैंने यहाँ मुद्रा के प्राथमिक कार्य अलग बताए हैं और सहायक कार्य अलग बताए हैं। तो प्राथमिक कार्य मुद्रा के 2 हैं। प्राथमिक कार्य को लेकर 100% ऑब्जेक्टिव बनता है। विनिमय का माध्यम मुद्रा का कौन सा कार्य है, प्राथमिक या सहायक? तो प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे। विनिमय का माध्यम, इसमें क्या बताया है? मुद्रा के कार्यों में विनिमय का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेता है तथा इस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की वस्तु को खरीद लेता है। विनिमय का माध्यम, मुद्रा से विनिमय आसान हुआ है, क्रय विक्रय आसान हुआ है। आज व्यक्ति अपनी वस्तु को खरीद एवं बेच दोनों सकता है। ठीक है, पैसा है तो वस्तु को खरीद सकता है और बेच भी सकता है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ मूल्य का मापक। पहले वस्तु विनिमय में मूल्य का मापक नहीं था कि एक वस्तु के बदले कितना मूल्य लिया जाए, लेकिन आज हमें पता है कि कौन सी वस्तु की कितनी कीमत है और वो कीमत किस आधार पर तय की गई है, ये भी हमें पता है ना। तो मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मूल्य मापन है। पहले वस्तु विनिमय में मुद्रा के अभाव में अनेक समस्या उत्पन्न होती थी, जैसे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त होगी, परंतु अब प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में व्यक्त होने पर विनिमय अनुपात आसानी से निर्धारित हो जाता है। इतनी इजी लैंग्वेज का हमने यहाँ पर यूज किया है। हमारी एक्सीलेंस टीम हम आपके लिए इतने सरल शब्दों का प्रयोग करती है कि हमने जो लिखा है उसे पढ़ते से ही अर्थ समझ आ जाता है ना फ्रेंड्स। तो फिर भी अगर आपको कहीं असुविधा होती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो यहाँ प्राथमिक कार्य क्लियर हो गए। मुद्रा के 2 कार्य है प्राथमिक के अंदर, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। अब सहायक कार्य के अंदर 3 कार्य है, स्थगित भुगतान का मान, मूल्य का संचय और क्रय शक्ति का हस्तांतरण। याद रखने की ट्रिक, या तो फिर आप ये दोनों नाम याद कर लो, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। ये मुद्रा के प्राथमिक कार्य या प्राथमिक कार्य है, ये मुद्रा के प्राथमिक कार्य है। अब इसके अलावा कौन सा भी कार्य पूछ लिया जाए तो आप सहायक कार्य के अंदर डाल देना उसको, क्योंकि प्राथमिक तो 2 ही है ना फ्रेंड्स। तो देखो एक एक करके अर्थ समझेंगे। पहला है स्थगित भुगतान का मान। यह मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु विनिमय प्रणाली में उधार लेने व देने की समस्या थी, जिसका समाधान भी वस्तु या सेवा के रूप में किया जाता था। यह मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने व देने की समस्या थी, जिसका समाधान भी वस्तु या सेवा के रूप में किया जाता था। जो उधार लिया जाता था उसका समाधान भी वस्तु से होता था, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली थी। किंतु आज आधुनिक युग में मुद्रा के प्रचलन से उधार लेन देन सुविधाजनक हो गया है, अर्थात आज उधार भी मुद्रा के रूप में लिया जाता है और वापस भी मुद्रा के रूप में होता है। सिंपल सा है स्थगित भुगतान। स्थगित मतलब भविष्य में आप किसी चीज का पैसा कब दोगे,
वो बोल रहा है कि जैसे वस्तुमय विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि हमको कोई वस्तु खरीदनी थी तो हम उस वस्तु के बदले में वस्तु देते थे, ठीक है। उसी तरीके से आज मतलब आज मुद्रा के माध्यम से विनिमय हो रहा है। तो आज स्थगित भुगतान की, जैसे हमें किसी चीज का भुगतान करना है, जैसे हम शादी में जैसे बैंड बाजे घोड़ी वगैरह या गार्डन वगैरह जो भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में जैसे वो 10,000 या 20,000 का है तो हम 2,000 या 1,000 रुपए दे देते हैं। अब बाकी का पैसा जैसे 10,000 था हमने 2,000 दिया, अब 8,000 देना है तो 8,000 हमें मुद्रा के रूप में ही देना है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के रूप में जो भी स्थगित भुगतान होते थे वस्तु से होते थे, उसी प्रकार से मुद्रा में भी, मुद्रा विनिमय के अंदर भी मुद्रा के रूप में होते हैं स्थगित भुगतान का मान। दूसरा है मूल्य का संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के अभाव में धन संचय करने में कठिनाई होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वस्तु खराब हो जाती थी, उसको इकट्ठा करके नहीं रख सकते थे। किंतु आज मुद्रा के आविष्कार ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। इस प्रकार धन संचय को सफल बनाकर मुद्रा आज के युग में पूंजी संचय तथा बड़े पैमाने के उत्पादन का एकमात्र साधन बन गई है। आज व्यक्ति क्या कर रहा है? वस्तु है तो उसको बेच देता है और पैसा अपने पास रख लेता है, लेकिन पहले तो वस्तु को बेचना पड़ता था क्योंकि खराब होने का डर रहता था। अगला है यहाँ पर क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण है। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तथा एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरित किया जा सकता है। अर्थात मुद्रा के इस कार्य से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय दूर दूर तक होने लगा है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण मतलब आज मुद्रा से हम अचल संपत्ति को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। अचल जैसे भूमि को उठाकर नहीं ले जा सकते, मकान को उठाकर नहीं ले जा सकते, लेकिन उसको बेचकर मुद्रा के रूप में उसके मूल्य को तो ले जा सकते हैं। तो वो क्रय शक्ति का हस्तांतरण बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण। एक अच्छी मुद्रा कैसी होनी चाहिए? मुद्रा मतलब पैसे में क्या क्या बात होनी चाहिए? तो पहले सामान्य स्वीकृति। अच्छी मुद्रा के लिए यह आवश्यक है कि उसे सभी लोग स्वीकार करें। ठीक है। दूसरा टिकाऊपन, यहाँ पर टिकाऊपन है। ठीक है, इसका अर्थ है अच्छी मुद्रा, कुछ मिस्टेक है मात्रा तो आप देख लेना फ्रेंड्स। अच्छी मुद्रा में टिकाऊपन का गुण होना चाहिए। मुद्रा ऐसे पदार्थ से बनाई जानी चाहिए जो शीघ्र नष्ट न हो। जैसे आज कागजी मुद्रा भी है और धातु मुद्रा भी है। अब कागजी मुद्रा क्या होती है? जल्दी से नोट फट भी जाता है। तो अगर आप कागज की मुद्रा बनाते हो तो वो पेपर अच्छा वाला होना चाहिए। ठीक है। और धातु मुद्रा मतलब सिक्के, पहले सोने चांदी के सिक्के चलते थे, है ना फ्रेंड। एंड अगला है वहनीयता। अच्छी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण गुण है कि यह वजन में हल्की हो, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सके। आज जैसे 10 रुपए का एक नोट है और वहीं 10 रुपए की चिल्लर हो, एक एक के 10 सिक्के हो, तो वजन किसमें ज्यादा होता है? तो इस तरीके की मुद्रा हो जो वजन में कम हो, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। और आज तो इतनी सुविधा हो गई फ्रेंड्स कि आप लाखों करोड़ों रुपए को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हो। एटीएम कार्ड होता है उसके माध्यम से, मतलब हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके माध्यम से। ठीक है। तो अच्छी मुद्रा कैसे होनी चाहिए? सभी के द्वारा स्वीकार, मतलब सभी लोग उसको स्वीकार करें, कोई उसका विरोध न करे। टिकाऊपन मतलब कि वो नष्ट होने वाली नहीं होनी चाहिए। वहनीयता मतलब वजन में हल्की होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है एक शब्द में कि एक अच्छी मुद्रा में कौन सा गुण होना चाहिए? तो टिकाऊपन लिख देना। ठीक है फ्रेंड। या ऊपर जो आपने दो और नाम पढ़े कौन कौन से, सामान्य स्वीकृति और वहनीयता, इसमें से लिख सकते हो। ठीक है। अगला देखो मुद्रा के दोष। जहां मुद्रा इतनी हमारे लिए क्या बताइए, अच्छी बताई गई है। पैसा 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 सॉन्ग भी चलने लग गया, पैसा पैसा करती है ना फ्रेंड। तो देखो मुद्रा जहां हमारे लिए इतनी अच्छी है वहां इसके दोष देख लेते हैं। तो यहाँ मुद्रा के मैंने दोष बताए हैं। यहाँ पर कभी वो हमसे पूछ ले मुद्रा के सामाजिक दोष बताइए या मुद्रा के आर्थिक दोष बताइए। अगर उसने पूछा कि मुद्रा के दोष बताइए तो आर्थिक और सामाजिक दोनों के मिला के आप कौन से भी 2 पॉइंट लिख देना। 2 नंबर में पूछे तो, और 3 नंबर में पूछे तो 3 पॉइंट लिख देना। लेकिन उसने ऐसे पूछ लिया मुद्रा के सामाजिक दोष बताओ या आर्थिक दोष बताओ, तो आपको उससे संबंधित ही लिखना होगा। सामाजिक दोष मतलब होता है कि समाज को उस मुद्रा से क्या नुकसान है। तो इसमें देखो मुद्रा के सामाजिक दोष में मुद्रा के कारण भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है। मनुष्य के लिए मुद्रा प्राप्त करना प्राथमिक उद्देश्य हो जाता है। आज मुद्रा पैसा कमाने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या तक करने लग गया है, चोरी करने लग गया है, समाज में अनैतिक काम बढ़ने लगे हैं।
मुद्रा के कारण समाज में चोरी, डकैती, हत्या जैसी आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। मनुष्य का नैतिक पतन होता जा रहा है। मुद्रा के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करने के लिए प्रोत्साहित होता है, मतलब एक दूसरे को ठगने वो लग जाता है। तो पहले जो शोषण होता था मजदूरों का, वही प्रथा धीरे धीरे मुद्रा से आने लगी है। भ्रष्टाचार फैलने लगा है। तो मुद्रा के सामाजिक दोष का मतलब है समाज को होने वाले नुकसान। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा के आर्थिक दोष, जिसमें व्यापार चक्र, अति पूंजीकरण, अति उत्पादन एवं पूंजीवादी प्रणाली। पहला हम देखते हैं व्यापार चक्र। मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। आर्थिक कारण मतलब पैसे से संबंधित या कैसे नुकसान होता है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में कभी तेजी मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, अर्थात मूल्यों में कमी। मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होता है। अर्थव्यवस्था में कभी तेजी हो जाती है तो कभी मंदी हो जाती है, अर्थात कभी मूल्य बढ़ जाते हैं तो कभी घट जाते हैं, जिसके कारण समाज के विभिन्न वर्गों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुद्रा के कारण व्यापार चक्र में कैसा आ जाता है, उतार चढ़ाव। कभी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो कभी किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है। अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन। मुद्रा के कारण ऋण देना व लेना आसान हो गया है, अतः कुछ उद्योगों में अति पूंजीकरण हो जाता है। इससे अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी फैलने का भय हो जाता है। उत्पादक बड़े पैमाने पर बैंक से ऋण ले लेते हैं और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर देते हैं। अब उनके द्वारा उत्पादित की हुई वस्तु का बिकना भी जरूरी है, क्योंकि वो नहीं बिकेगी, खराब हो जाएगी, तो उससे क्या फायदा है। अगर वस्तु बिकेगी तो और बनाई जाएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्पादन होगा। तो वही जहां मुद्रा ने हमारे लिए इतने काम आसान कर दिए, वहां मुद्रा के कुछ दुष्परिणाम भी है। मुद्रा एक अच्छी सेविका भी है किंतु बुरी दास भी है। ठीक। पूंजीवादी प्रणाली सुदृढ़। मुद्रा के कारण उद्यमी व धनी लोगों को आसानी से और धन उधार मिल जाता है। वह उसके द्वारा अधिकाधिक लाभ अर्जित करते हैं। परिणाम स्वरूप समाज में आय व संपत्ति की विषमता उत्पन्न हो जाती है। पूंजीवादी प्रणाली मतलब कि निजी व्यक्तियों के हाथ में पैसा चल जाता है और हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो इससे अर्थव्यवस्था व्यक्ति सभी के लिए काम न करते हुए केवल अपने लिए काम करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। अब अगला हम पढ़ेंगे यहाँ मुद्रा की मांग व मुद्रा की पूर्ति से क्या आशय है। किन लोगों के द्वारा मुद्रा की मांग की जाती है और किन लोगों के द्वारा मुद्रा की पूर्ति होती है। तो सबसे पहले मुद्रा की मांग देखेंगे। तो पहला है सौदे के निमित्त, सावधानी के निमित्त और सट्टे के निमित्त। 3 प्रकार से मुद्रा की मांग होती है। सौदे के निमित्त का आशय देन दीनी व्यवहारों के लिए मुद्रा की मांग से है। उपभोक्तागण मुद्रा इसलिए चाहते हैं कि वे अपने घरेलू व्यय की पूर्ति उसकी सहायता से कर सके। व्यापारी वर्ग मुद्रा इसलिए चाहता है कि अपने व्यवसाय का संचालन मुद्रा की सहायता से कर सके। अर्थात सौदे का निमित्त मुद्रा की मांग से संबंध रखता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे व्यापारी हो। मुद्रा की मांग क्यों की जा रही है। तो मुद्रा की मांग समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा की जाती है। उपभोक्ता अपने उपभोग मतलब खर्च के लिए करता है, व्यापारी अपने व्यापार के लिए करता है, उत्पादक अपने उद्योग की स्थापना या उत्पादन के लिए करता है, सरकार जन कल्याण के लिए करती है। तो सौदे के निमित्त हर एक व्यक्ति कुछ उद्देश्य, कुछ समस्या, कुछ बात के लिए मुद्रा की मांग करते हैं कि नई मुद्रा का चलन किया जाए या हमें जिस मुद्रा की आवश्यकता है, जैसे किसी व्यक्ति को विदेश में व्यापार करना है तो विदेशी मुद्रा की भी वो मांग करता है, तो कैसे उनको उपलब्ध कराई जाए। सावधानी के निमित्त का आशय लोग नगद शेष भविष्य की अप्रत्याशित या आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए रखते हैं। अप्रत्याशित जोखिम या घटनाओं का सामना करने के लिए, जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि, मुद्रा की मांग रहती है। इस निमित्त कितनी मुद्रा रखी जाए ये व्यक्ति की प्रकृति तथा उसके रहने की दशा पर निर्भर रहेगा। एक व्यक्ति अपनी भविष्य में सुरक्षा, सावधानी के लिए भी क्या करता है, मुद्रा की मांग करता है। सावधानी, सुरक्षा का मतलब समझ में आ गया। कोई बीमारी, कोई दुर्घटना या अपने भविष्य के लिए, कोई व्यक्ति शादी के लिए, कोई अच्छा घर बनाने के लिए, कोई अपनी शिक्षा के लिए, ऐसे विभिन्न उद्देश्यों के कारण मुद्रा की मांग करते हैं। सट्टे के निमित्त का आशय यह है कि लोग अपना धन प्रतिभूतियों के रूप में या बॉन्ड्स के रूप में अथवा नगद शेष के रूप में रखना चाहते हैं। शेयर मार्केटिंग प्रतिभूतियों अथवा बॉन्ड्स के रूप में या नगद शेष के रूप में मुद्रा की राशि भविष्य में प्रतिभूतियां अथवा बॉन्ड्स के पूंजीगत मूल्य में होने वाले परिवर्तन पर या ब्याज की दर में परिवर्तन की अपेक्षाओं पर निर्भर करेगी। सट्टे के निमित्त कुछ व्यक्ति अपने पैसे को बढ़ाते हैं बॉन्ड्स, प्रतिभूति, अंश इनके माध्यम से।
ठीक है। अब पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति। मांग तो हो गई कि भाई हमको पैसा चाहिए, अब पैसा देगा कौन? तो भारत सरकार केंद्रीय बैंक मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, तथा व्यापारिक बैंक मुद्रा की पूर्ति करने वाले हैं। व्यापारिक बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है? रिजर्व बैंक के माध्यम से, है ना। तो रिजर्व बैंक जिसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं या व्यापारिक बैंक, इनके माध्यमों से हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति होती है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक के नाते मुद्रा पूर्ति करने वाली प्रमुख संस्था है। सभी बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक है। यह न्यूनतम रिजर्व बैंक प्रणाली के अंतर्गत नोट निर्गमन का कार्य करता है। 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम संचय सोने या विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखकर नोट निर्गमन का कार्य होता है। इस संचय में सोने की मात्रा कम से कम 115 करोड़ की होनी आवश्यक है। नोट निर्गमन करेगी तो कितना कोष होना चाहिए? 115 करोड़ का, तब जाके नोट निर्गमन है। व्यापारिक बैंकों को नोट निर्गमन का या सिक्के जारी करने का अधिकार नहीं है। नोट निर्गमन सिक्के का अधिकार किसको है? केंद्रीय बैंक को। भारत सरकार को सिक्के का अधिकार है और जो केंद्रीय बैंक है उसको नोट छापने का अधिकार है। किंतु ये बैंक मुद्रा की पूर्ति करने वाले इस अर्थ में कहे जा सकते हैं कि वे मांग निक्षेप स्वीकार करते हैं। मांग निक्षेप मतलब जनता की बचत, एवं उसका एक भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद संचय के रूप में रखना पड़ता है। इस नगद संचय के आधार पर ये बैंक मांग निक्षेप का सृजन कर सकते हैं। मतलब एक तो रिजर्व बैंक ने पैसा उपलब्ध कराया, दूसरा व्यापारिक बैंक नोट नहीं छापते लेकिन ये जनता को पैसा दे सकते हैं। कैसे देंगे? जनता अपनी बचत को जमा करता है। अब अगर जनता को कोई ऋण चाहिए तो ये जो व्यापारिक बैंक होते हैं, जैसे आम नागरिक व्यापारिक बैंकों से या अन्य बैंकों से पैसा लेते हैं, वैसे व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं। तो वो बात यहाँ बताई गई है। वो पैसा कैसे लेते हैं? कुछ धनराशि रखकर। जैसे अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए तो रिजर्व बैंक 1 करोड़ तो ना देगी। सबसे पहले रिजर्व बैंक 1 करोड़ से आधा या उसका 1/3 व्यापारिक बैंक से लेगी और फिर पैसा देगी। मांग निक्षेप प्राय नगद संचय की राशि से अधिक होती है जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी जाती है। मांग निक्षेप प्राय नगद संचय की राशि से अधिक होती है जो रिजर्व बैंक के पास रखी जाती है। ऐसे संचय वास्तव में मुद्रा की पूर्ति का कार्य करते हैं क्योंकि ये चेक योग निक्षेप है, अर्थात चेक लिखकर राशि का आहरण हो सकता है, मतलब पैसे को निकाला जा सकता है आहरण। तो पहला केंद्रीय बैंक उपलब्ध कराती है पैसा मुद्रा, या दूसरा व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से लेकर। तीसरा है सरकार देश में मुद्रा पूर्ति का तीसरा स्रोत है। भारत में वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन करता है। सिक्के भिन्न भिन्न मूल्य वाले होते हैं। तो इस प्रकार से भारत सरकार केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक मुद्रा की पूर्ति करते हैं। ठीक है। पूछ लीजिए एक शब्द में कि मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप केंद्रीय बैंक का नाम लिख सकते हो, है ना फ्रेंड्स, व्यापारिक बैंक का लिख सकते हो और सरकार का लिख सकते हो। ठीक। अब पूछा है अगला, समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या है? किसी निर्धारित समय अवधि में समव्यवहार मूल्य से यह किस प्रकार संबंधित है? तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 नंबर जितनी डिटेल लिखी, और ऊपर हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं तो वो 3 नंबर के अकॉर्डिंग हमने पढ़े हैं। समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग से आशय या अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में समव्यवहारों को पूरा करने के लिए मुद्रा की मांग से है। समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग और किसी निर्धारित समय अवधि में समव्यवहार मूल्य में घनिष्ठ संबंध है। यदि अर्थव्यवस्था में किसी निर्धारित समय अवधि में समव्यवहार मूल्य अधिक है तो मुद्रा की मांग भी अधिक होगी। एक बार फिर देखो, क्वेश्चन है समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या है? किसी निर्धारित समय अवधि में समव्यवहार मूल्य से किस प्रकार संबंधित है? समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग का आशय है एक अर्थव्यवस्था में समव्यवहारों को पूरा करने के लिए मुद्रा की मांग। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जितनी भी योजना है उन सबको क्रियान्वित करने के लिए, उन सभी मांगों को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए? मुद्रा की मांग को समव्यवहार मांग कहा गया है। समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग और किसी निर्धारित समय अवधि में समव्यवहार मूल्य में घनिष्ठ संबंध है। यदि अर्थव्यवस्था में किसी निर्धारित समय अवधि में समव्यवहार मूल्य अधिक है तो मुद्रा की मांग भी अधिक होगी। अगर योजनाएं अधिक है, लक्ष्य आपके बड़े हैं, नियोजन जो योजना बना रहे हो नीतियां अधिक है, तो समव्यवहार मूल्य मतलब कि देश की जनता के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपको ज्यादा करने हैं, ज्यादा योजना बनानी, ज्यादा नीतियां बनानी, तो उनके लिए मूल्य मतलब मुद्रा की मांग भी अधिक होगी। तो समव्यवहार मूल्य और मुद्रा की मांग, इन दोनों में संबंध प्रत्यक्ष सीधा संबंध है। मांग या हमारे उद्देश्य जितने ज्यादा होंगे मुद्रा की मांग भी उतनी अधिक होगी। क्लियर फ्रेंड्स? समव्यवहार के बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ रिजर्व बैंक का।
क्वेश्चन है हमारा रिजर्व बैंक का अर्थ एवं इसके कार्य बताइए। ठीक है, अब इस यूनिट में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि उन नंबर के अकॉर्डिंग ही डिटेल लिखी है और कहीं कहीं मैंने पॉइंट ज्यादा लिखे हैं। जैसे मैंने यहाँ केंद्रीय बैंक के कार्य जो 5 है तो मैंने 5 कार्यों को लिखा है, क्योंकि हो सकता है वो इसे पूछ ले कि पत्र मुद्रा का एकाधिकार किसे है, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक कौन है, सरकार का बैंक किसे कहते हैं, साख नियंत्रण कौन करता है, या इस तरीके से हमसे पूछ लेगा तो हमें आंसर याद होना चाहिए ना। इसलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाए उनकी पूरी डिटेल लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले केंद्रीय बैंक का अर्थ पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक को हम रिजर्व बैंक भी कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है केंद्रीय बैंक जिसे रिजर्व बैंक कहते हैं। इससे क्या आशय है, किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है। वित्तीय संस्था का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर वित्त मतलब पैसा देने वाली संस्था। केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है। किसी भी देश, हर एक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। देश के समस्त बैंक इसके मार्ग निर्देशन के रूप में कार्य करते हैं। मार्ग निर्देशन मतलब इसके अंडर में जो बैंक होते हैं, जैसे व्यापारिक बैंक हुआ तो वो किस तरीके से काम करेगा उसको दिशा निर्देश रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक देता है। इस बैंक को नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है। यह बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करता है। कब नए नोट का निर्गमन करना है, साख पर नियंत्रण, ऋण की दर को कब बढ़ाना कब घटाना है, ये सारे आदेश व्यापारिक बैंक को देता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है, जिसकी सहायता से 1 अप्रैल 1900 जिसकी स्थापना यहाँ पाएगा, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया। तो यहाँ हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। रिजर्व बैंक का मुख्यालय या कार्यालय कहाँ है, मुंबई में। ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 को। तो आया समझ में, रिजर्व बैंक किसे कहते हैं, एक ऐसा बैंक जो सभी बैंकों का, रिजर्व बैंक प्रत्येक देश का एक सर्वोच्च बैंक होता है, एक वित्तीय संस्था होती है जो देश में जितने भी सारे बैंक है उनका मार्ग निर्देशन करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ। इसे नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है। यह ऋण पर या साख पर अपना नियंत्रण रखता है और बैंकों का मार्ग निर्देशन करता है। ठीक है, अब इसकी एक परिभाषा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार बताई गई कि केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा का नियमन करना है, नोट छापने का काम और ऋण की दर को घटाने बढ़ाने या नियमन करना होता है। अब केंद्रीय बैंक के कार्य देखो। पहला कार्य है पत्र मुद्रा के निर्गमन का अधिकार। इसके अर्थ में ही हमने पढ़ लिया कि नोट छापने का एकाधिकार या पत्र मुद्रा, पत्र मतलब कागजी मुद्रा, है ना। तो देखो, रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक होने के नाते नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। अतः 1 रुपए का सिक्का व नोट जहां सरकार निर्गमित करती है, 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का भारत सरकार द्वारा उसकी छपाई होती है, जबकि 2 रुपए से 2000 तक के नोट रिजर्व बैंक निर्गमित करती है। इसके लिए बैंक को 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण एवं 85 करोड़ मूल्य की विदेशी प्रतिभूति अपने पास न्यूनतम कोष के रूप में रखनी आवश्यक होती है। नोट ऐसे ही नहीं छप जाए कि नोट छापने की मशीन नहीं है कि हम छापते जाए और नोट बनते जाए। उसके लिए हमारे देश की सरकार के पास 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण, सोना और 85 करोड़ मूल्य की विदेशी प्रतिभूति होना चाहिए। तो पत्र मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकार, रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। इसमें भारत सरकार 1 रुपए का नोट और 1 रुपए के सिक्के का एकाधिकारी है, जबकि रिजर्व बैंक 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोटों का एकाधिकारी है। ठीक है, एकाधिकार मतलब एक का अधिकार। दूसरा देखो, सरकार का बैंक, इससे ऐसे पूछ जाएगा सरकार का बैंक किसे कहा जाता, तो रिजर्व बैंक को सरकार का बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता, क्योंकि ये सरकार को पैसा देती है, इसलिए इसे सरकार का बैंक कहा जाता है। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे, रिजर्व बैंक का दूसरा मुख्य कार्य, कहीं कहीं मात्रा मिस्टेक है तो आप सही कर लेना फ्रेंड्स। रिजर्व बैंक का दूसरा मुख्य कार्य यह है कि केंद्रीय बैंक एवं राज्य सरकारों का बैंक है
और इस नाते यह केंद्र राज्य सरकारों के समस्त बैंकिंग कार्य को संपादित करता है। यह सरकार के लिए रुपया स्वीकार करता है, रुपए की अदायगी करता है, मतलब रुपया देता है और सरकार इसके पास अपना पैसा भी रखती है तथा बैंकिंग संचालन कार्य करता है। साथ ही यह सरकार के लिए नए सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करता है, विदेशी विनिमय की व्यवस्था तथा आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता करता है। सरकार का बैंक, रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंक कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से आम नागरिक व्यापारिक बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, उसी तरीके से सरकार रिजर्व बैंक में अपना पैसा जमा करती है और निकालती है। और साथ ही साथ जैसे व्यापारिक बैंक हम सभी उपभोक्ताओं की सहायता करता है, हमें ऋण देता है, उसी तरीके से ये जो रिजर्व बैंक है ये सरकार जब कोई योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है देश के लिए और पैसा नहीं होता है तो रिजर्व बैंक इसके लिए ऋण की व्यवस्था करती है। ठीक है, अगला देखो बैंकों का बैंक। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी बैंकों का नियंत्रण करता है ना। सभी बैंकों का इसे पिता माना जाता है। तो 2 नंबर में पूछ ले या 1 नंबर में पूछ ले कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता, तो रिजर्व बैंक। या ऐसे पूछ ले रिजर्व बैंक का एक कार्य बताइए, तो सरकार का बैंक, नोट छापने का एक अधिकार, ऐसे 5 कार्य में से कौन सा भी एक कार्य लिख सकते हो। तो लिखो इसमें कि देखो रिजर्व बैंक बैंकों के बैंकर का कार्य करता है। जैसे बैंकों का नगद कोष अपने पास रखना, बैंकों का नगद कोष अपने पास रखना, 2 बार ये लाइन आ गई है। बैंकों का नगद कोष अपने पास रखना, बैंकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियमन व नियंत्रण रखना। जैसे व्यापारिक बैंक हमारी सहायता करती है सभी प्रकार से, है ना, वैसे ही व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक का क्या हो जाता है, एक कस्टमर हो जाता है या उसका एजेंट हो जाता है। जो जैसे व्यापारिक बैंक हमको सहायता करता है वैसे ही रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक की सहायता करता है उपभोक्ता की तरफ। इस प्रकार रिजर्व बैंक विपत्ति के साथ या अथवा आवश्यकता पड़ने पर बैंक की वित्तीय सहायता को पूरा करता है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं। व्यापारिक बैंक कहाँ से ऋण प्राप्त करता है, तो रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करता है। वो उधार देता भी है, उधार लेता भी है। जैसे हम हमारा पैसा बैंक में जमा करते हैं ब्याज प्राप्त करने के लिए, उसी तरीके से व्यापारिक बैंक भी क्या करते हैं, अपने पास जब धनराशि अधिक होती है तो उस पर ऊंची दर से ब्याज मिले तो अपना पैसा रिजर्व बैंक को जमा कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक देखो। अगला कार्य मतलब विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा कोष आती है ना, हम निर्यात करते हैं तो विदेशी मुद्रा आती है, तो उसका संरक्षक भी रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के भारतीय कोष के संरक्षक का कार्य करता है, मतलब उसके संरक्षण में रहती है विदेशी मुद्रा। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं का उन दरों पर क्रय विक्रय करता है जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। साथ ही सोना व अन्य बहुमूल्य धातु के संरक्षण का अधिकार भी रिजर्व बैंक को होता है। एंड लास्ट कार्य इसका साख का नियंत्रण। साख मतलब होता है फ्रेंड्स ऋण पर नियंत्रण रखना कि कब ऋण की दर को बढ़ाना और कब ऋण की दर को घटाना। जो व्यापारिक बैंक पर नियंत्रण रख रहा है। साख नियंत्रण मतलब व्यापारिक बैंक हमको ऋण दे रही है ना, तो किस दर से ऋण दे इस बात का डिसीजन कौन लेगा, रिजर्व बैंक लेगा, और उस आधार पर व्यापारिक बैंक हमको ऋण देगी। तो साख का नियंत्रण करना केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य समझा जाता है। अतः साख नियंत्रण से आशय साख मुद्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकता के अनुरूप कमी अथवा वृद्धि करने से है, क्योंकि साख की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी तथा कम होने पर मुद्रा संकुचन के दोष पैदा हो जाते हैं। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित रखता है। जैसे अत्यधिक मांग और अभावी मांग है, जब मांग अधिक बढ़ जाती है, कब बढ़ती है मांग अधिक, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है। और पैसा कहाँ से आ जाता है, बैंक से आ जाता है। तो जब बैंक ऊंचे दर से ऋण देने लगेगी तो जनता क्या करेगी, फिर ऋण नहीं लेगी तो मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। फिर इसके विपरीत क्या हो गया, अभावी मांग, जब जनता किसी चीज की मांग नहीं कर रही है तो ऐसी कंडीशन में रिजर्व बैंक क्या करेगी, बैंक की दर को कम कर देगी, जनता बैंक से ऋण लेगी और किसी चीज की मांग करेगी, तो हमारी अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न होगी, रोजगार का स्तर बनेगा और उत्पादन चालू रहेगा। तो इस तरीके से साख नियंत्रण के ये प्रभाव पड़ते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला हम देखेंगे भारत में बैंकों का क्या महत्व है। बैंक का क्या महत्व है या भारत में बैंकों का क्या महत्व है, किसी भी तरीके से पूछे आपको यही आंसर लिखना है। तो लिखा है आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। आज बैंक समाज की संपूर्ण आर्थिक प्रगति की स्थायी आधारशिला है।
आज व्यावसायिक जगत एवं औद्योगिक जगत का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बैंक की सहायता के बिना पूरा हो जाता है। आज उपभोक्ता हो, व्यापारी हो, उत्पादक हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिना वित्त, बिना पैसे के अपने व्यवसाय, अपने कार्य को जारी नहीं रख सकता। इसलिए आज बैंकों को सभी प्रकार के कार्यों की आधारशिला मान लिया गया है। आधारशिला मतलब जिसकी नींव, जिसके आधार पर कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम इसका महत्व देखेंगे, जैसे व्यापार और उद्योग को सहायता, सभी को फायदा है इससे। तो कुछ पॉइंट व्यापार को, उपभोक्ता को लेकर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब अगर भारत में बैंकों का लाभ पूछे तो भी आपको यही पॉइंट लिखना है, ठीक। बैंक आंकड़े और सूचना एकत्र व प्रकाशित करके एक दूसरे के बारे में आर्थिक दशा संबंधी सूचना देकर, अंशों एवं ऋण पत्रों का अभिगोपन करके व्यापारी और उद्योगपतियों की बहुत सहायता करती है। अब व्यापारी और उद्योगपति क्या करते हैं, बैंक से ऋण लेंगे। अब किस आधार पे लेंगे, बार बार बैंक में जाके तो ना पूछेंगे। तो इस आधार पर बैंक क्या करती है, एक लिस्ट जारी करती है जिसमें वो सभी प्रकार के ऋण के बारे में बताती है। तो व्यापारी उस ऋण, उस आंकड़े या सूचनाओं के आधार पर उनको कितना ऋण लेना है इस बात का निर्धारण करती है। अगला है बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक ऋण देने के अतिरिक्त, यहाँ पे कुछ मिस है, ऋण देने के अतिरिक्त धन जमा करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने एवं बैंक के लॉकर में बहुमूल्य वस्तु रखने आदि सुविधा बैंकों द्वारा दी जाती है, जो हमारे कार्य को सुरक्षित व आसान बनाता है। वो बोल रहा है कि बैंक ऋण देने के अतिरिक्त, बैंक में ऋण के अतिरिक्त क्या किया जाता है, धन जमा किया जाता है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान धन को भेजा जाता है। मतलब हमारे पैसे को, आज हमारे पास कोई पैसा है किसी दूसरे के खाते में भेजना है तो वो कार्य कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। साथ में हमारे पास जो बहुमूल्य धातु है या वस्तु है, जैसे सोना चांदी है, तो हम उसको बैंक में रखा के लोन ले सकते हैं, है ना। आदि सुविधा बैंक द्वारा दी जाती है। एंड अगला है भुगतान में सुविधा। बैंक के कारण ही चेक द्वारा भुगतान की सुविधा संभव हो गई है। अतः चेक द्वारा भुगतान में न तो राशि को गिनने की आवश्यकता पड़ती है, न ही कोई असुरक्षा होती है। आज व्यक्ति 1 लाख रुपए भी क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को आसानी से दे सकता है चेक के माध्यम से। उसे 1 लाख रुपए ना तो गिनने की आवश्यकता है, ना अपने जेब में या अपने बैग में रख के कहीं ले जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक ने आज प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को आसान बना दिया है और उनको बहुत ज्यादा सुविधा दी है, ठीक। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ व्यापारिक बैंक के कार्य। हमसे ऐसे पूछे व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य कौन से हैं, तो हमें ये 2 कार्य बताने हैं। और हमसे पूछ ले कि व्यापारिक बैंक के एजेंट संबंधी कार्य बताइए, तो फिर हम ये वाले पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसके प्रमुख कार्य देखेंगे। प्रमुख कार्य में पहला है निक्षेप स्वीकार करना। निक्षेप मतलब बचत या जो जमा होती है। जनता की बचत जमा करना या निक्षेप स्वीकार करना व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब उनकी जो बचत है, उन्हें जो धनराशि बचाई है, उनको स्वीकार करना व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है। क्योंकि जनता अपना पैसा किस लिए जमा कर रही, ब्याज प्राप्ति के लिए, अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए, चोरी से बचाने के लिए, इसलिए, ठीक है। दूसरा, ऋण प्रदान करना। बैंक के पास जो निक्षेप आते हैं, मतलब जो जमाएं आती है, निक्षेप मतलब जमा या बचत, अन्य लोगों की जो निक्षेप आती है, जो बचत आती है, उनमें से वे एक निश्चित राशि नगद कोष के रूप में रखती है। शेष राशि जरूरतमंद व्यापारी उद्योगपतियों को ऋण के रूप में दे देती है। रुपया उधार देने के पूर्ण ऋण की साख की भली भांति छानबीन कर लेती है। भारतीय बैंक ऋणी की व्यक्तिगत प्रतिभूति मतलब जमानत पर साधारणतः ऋण प्रदान नहीं करते, उचित प्रतिभूति के आधार पर ही ऋण देते हैं। आज अगर हम किसी को 10,000 रुपए भी उधार दे रहे तो हम एक स्टाम्प पेपर बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जब बैंक आपको बहुत बड़ा ऋण देगी, 4-5 लाख का ऋण देगी, तो वो जमानत के रूप में कुछ तो ऐसी बात रखेगी ना, जिससे वह कभी आप, जैसे आपने 5 लाख का ऋण लिया और आपने बैंक को 5 लाख रुपए नहीं लौटाए, आप कहीं, आपने सुसाइड कर लिया या आप कहीं भाग गए। बहुत से व्यक्ति होते हैं ना जो पैसा नहीं जमा कर पाते, तो इस तरीके के कदम उठा लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बैंक जमानत के रूप में क्या करती है, उनकी उचित प्रतिभूति को रख लेती है। मतलब उनका मकान, उनके पास कोई जमीन, कोई ऐसी प्रतिभूति को गिरवी रख लेती है कि कभी आप उस ऋण को नहीं दोगे तो बैंक आपकी उस संपत्ति को बेचकर अपने धनराशि को वसूल कर लेती है। तो व्यापारिक बैंक हमको, हमारी बचत को जमा करती है, साथ ही साथ हमें ऋण देती है। ये क्या करती है, जैसे 10 व्यक्ति है, 10 ने 5-5 लाख रुपए बैंक में जमा कराए हैं, ठीक है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो आपके उन 10 व्यक्तियों के 5-5 लाख रुपए की जो धनराशि है, उसी का पैसा वो दूसरे को दे देता है।
और जो 10 व्यक्ति उनको जब पैसा चाहिए होता है तब वो उनको पैसा देती है। तो बैंक और नोट छाप के थोड़ा ना ऋण देती है। जो व्यक्ति जमा करता है उसका पैसा दूसरे को दे देती है, दूसरे का पैसा तीसरे को दे देती है। तो आया समझ में आपको व्यापारिक बैंक कैसे ऋण देती है और किस आधार पर देती है। अब इसी तरीके से पढ़ लेंगे कि ग्राहकों के एजेंट के रूप में व्यापारिक बैंक कैसे कार्य करता है, या ऐसे भी हमसे पूछ सकता है वो कि व्यापारिक बैंक के एजेंसी संबंधी कार्य हमें बताइए। व्यापारिक बैंक के एजेंसी संबंधी कार्य, ठीक है। एजेंट बोलो या व्यापारिक बैंक के, सॉरी हमें इस तरीके से लिखना है, व्यापारिक बैंक के एजेंसी संबंधी कार्य कौन कौन से होते हैं, या व्यापारिक बैंक एजेंट के रूप में कैसे कार्य करता है। तो अपने ग्राहक के एजेंट के रूप में बैंक अनेक कार्य करता है जिनके लिए कमीशन लेता है। ग्राहक की ओर से किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित कार्य है। व्यापारिक बैंक एजेंट के रूप में कार्य करता है। एजेंट एक तीसरा व्यक्ति होता है। जैसे मेरा पैसा आपके खाते में जमा करना है तो बीच में कौन है, बैंक। तो बैंक क्या हो गया, एजेंट हो गया। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम देखते हैं एमआर लोग होते हैं, वो भी क्या एक एजेंट ही तो है, जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को लाके हमें बताते हैं कि हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है, इसका ये बेनिफिट है, आप इसको यूज करो। तो उसी प्रकार से बैंक एजेंट हो गई, है ना। तो वह ग्राहक के एजेंट संबंधी कार्य करता है। ग्राहक मतलब आप और मैं, अपन सब क्या है, बैंक के ग्राहक या उपभोक्ता उसके, ठीक। तो ग्राहक की ओर से किए जाने वाले कार्यों के बदले में कमीशन लेता है। और कौन से कार्य करता है, धनराशि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करता है, रुपया वसूल करता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, प्रीमियम या अन्य दायित्वों का भुगतान करता है। जैसे हम जीवन बीमा करा लेते हैं या कोई भी हम किस्त लेते हैं, जैसे हम ऋण वगैरह लेते हैं तो उसकी किस्त ऑटोमेटिक बैंक से कट जाना, और जीवन बीमा कराते हैं तो उसकी प्रीमियम ऑटोमेटिक बैंक से कट जाना। तो ऐसे कार्य करता है। वसीयतनामे को सुरक्षित रखना, मरणोपरांत इसे कार्यान्वित करना, मतलब कि हमारे जो भी कागजात है, आभूषण है, उन सबको सुरक्षित रखता है। अधिविकर्ष की सुविधा देना, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। अधिविकर्ष मतलब होता है कि बैंक क्या करता है, आपको 50,000 रुपए तक की धनराशि उधार देता है उपयोग करने के लिए, तो इसे अधिविकर्ष कहा जाता है। इसमें एक निश्चित सीमा तक ग्राहक अपने चालू खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकाल सकता है, जो थोड़े समय के लिए रहती है। यह सुविधा सामान्य ग्राहकों को ही दी जाती है, जिसकी हम बोलते हैं ना, जो समय पर ऋण लेता है, ऋण की किस्त समय पर चुका देता है, जो रेपोटेड होता है, जिसके बैंकिंग लेन देन अच्छे चलते रहते हैं, उनको ही बैंक अधिविकर्ष की सुविधा मिलती है। और बैंक अधिविकर्ष की सुविधा 50,000 तक मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है। तो हम केंद्रीय बैंक मतलब रिजर्व बैंक के कार्य पढ़ चुके हैं, अर्थ पढ़ चुके हैं, तो हमें आसानी से पता है इसके बारे में। और व्यापारिक बैंक के भी हमने अर्थ और कार्य पढ़े हैं, ठीक है। तो कुछ अंतर है, जैसे पहला स्वरूप, यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है, इस नाते इसका संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण है। जबकि व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा व साख में लेन देन करती है, वह केंद्रीय बैंक के आदेशों का पालन करती है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों में काम करने वाली बैंक है। नोट निर्गमन, यह मुद्रा का निर्गमन करने वाली संस्था है, इसे वास्तव में नोटों के निर्गमन का एकाधिकार है, जबकि व्यापारिक बैंक को इस प्रकार का कोई एकाधिकार नहीं है। बैंकर, यह सरकार तथा व्यापारिक बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है, जबकि सामान्य जनता का बैंकर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अब इस यूनिट में और भी कोई क्वेश्चन आपको लगते हैं, जैसे कभी आपको लगे कि ये जो 10 क्वेश्चन है, हो सकता है इसके अदर और भी कोई क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये आ सकता है, तो आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी उसे समझाने के लिए। और इनके अदर आपको और भी कोई क्वेश्चन लगता है तो आप उसे जरूर कंप्लीट करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आई, तो इसे लाइक शेयर कीजिए, अपनी एक्सीलेंस फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।